हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्विस्टिंग ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एंड होलो सिलेंडर। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेंडिंग ऑफ बीम एंड बेंडिंग मोमेंट कि मतलब हमारे पास एक बीम है, उस बीम की ट्विस्टिंग या उस सिलेंड्रिकल रोड की ट्विस्टिंग हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं और वहाँ पे ट्विस्टिंग कपल कितना रिक्वायरमेंट होती है या फिर वो ट्विस्टिंग कपल किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड होता है वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि हम एक बीम लेके चलें, एक रोड लेके चलें जिसकी लेंथ काफ़ी लॉन्ग है। ये रोड आपकी सर्कुलर भी हो सकती है, इस रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो इस टाइप की अगर हम रोड लेके चलते हैं तो उस रोड की जब हम बेंडिंग की बात करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट हम कैसे निकालेंगे एंड वो बेंडिंग मोमेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमने एक रोड ली ABCD। हम थोड़ी देर के लिए इस रोड को यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में मान लेते हैं। तो हमारी जो ये रेक्टेंगुलर शेप की रोड है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका, इस रोड को हम लेयर्स की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं और जो ये रोड है ये रोड आपकी नंबर ऑफ लेयर्स से मिलके बनी होती है। अब जब इस रोड को हम बेंड करते हैं, इस रोड की हम बेंडिंग करते हैं तो क्या होगा, इस रोड की जब हम बेंडिंग करेंगे पर्टिकुलर यहाँ पे फोर्स लगा के, तो उस बेंडिंग की वजह से आपकी इस रोड की जो लेयर्स हैं उनमें बेंडिंग प्रोड्यूस होगी। बट वो बेंडिंग किस टाइप से प्रोड्यूस होगी, अगर हम मान लेते हैं NS इस लेयर की सेंट्रल लेयर है जिसको न्यूट्रल एक्सिस भी बोला जाता है, तो जो ये न्यूट्रल एक्सिस है, इस न्यूट्रल एक्सिस की लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप ये रोड है इसको इस टाइप से बेंड कर रहे हैं तो इसके जो सेंटर में न्यूट्रल एक्सिस है उस एक्सिस की लेंथ में चेंज नहीं होगा, बट उस एक्सिस के जो अपर लेयर्स हैं उनकी लेंथ एक्सटेंड करेगी। क्या होगा, जो इस न्यूट्रल एक्सिस के अपर साइड में लेयर्स हैं उन लेयर्स में स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस होगी और उनकी लेंथ है वो एक्सटेंड करेगी। जो ओरिजिनल लेंथ थी इस लेंथ से यहाँ पे लेंथ बढ़ जाएगी। अब वो लेंथ किस टाइप से बढ़ेगी, जो लेयर न्यूट्रल एक्सिस के नियर बाय है उसकी लेंथ में कम स्ट्रेचिंग होगी, लेकिन उसके बाद जैसे हम अपर डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं स्ट्रेचिंग बढ़ती जाएगी और जो टॉप मोस्ट लेयर होगी उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी, उसकी लेंथ में सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन होगी। अब हम बात करें कि जो न्यूट्रल फिलामेंट है, न्यूट्रल एक्सिस है, उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेयर है उनके अंदर कंप्रेशन होगा, उनकी लेंथ श्रिंक करेगी और यहाँ पे श्रिंकिंग का भी सेम फिनोमिना होगा। जो लेयर यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस के सबसे नियर बाय है उसकी लेंथ में सबसे कम श्रिंकेज होगा, मीन्स उसकी लेंथ श्रिंक करेगी बट स्मॉल अमाउंट से। बट जैसे जैसे हम इस न्यूट्रल एक्सिस से दूर जाते जा रहे हैं, जो आपकी बॉटम पे जो लेयर होगी इस लेयर में सबसे ज़्यादा श्रिंकिंग इंट्रोड्यूस होगी। तो इस टाइप से एक बीम को जब हम बेंड करते हैं तो उसकी न्यूट्रल एक्सिस है उसकी लेंथ फिक्स रहती है, अपर साइड में स्ट्रेचिंग होती है एंड डाउनवर्ड साइड में कंप्रेशन होता है। तो इस टाइप से ये जो लेयर्स यहाँ पे होती है इनकी लेंथ में चेंज होता है। अब हम इस बीम को जो बेंड कर रहे हैं इसका बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारी जो ये बीम थी इस बीम को हमने इस टाइप से बेंड किया। जब हम इस बीम को बेंड नहीं करते, मीन्स बेंडिंग से पहले की कंडीशन मान के चलें, तो उस टाइम कोई भी आपका जो ये न्यूट्रल एक्सिस है इस पर हमने 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए P एंड Q एंड सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट जो लेयर हमने कंसीडर की है उस लेयर पे भी हमने 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए सेम पोजीशन पे। तो ये जो PQ न्यूट्रल एक्सिस पे है इसकी लेंथ एंड जो नेक्स्ट लेयर पे पॉइंट्स है इन दोनों की लेंथ यहाँ पे बराबर होगी। अब हम इस बीम को बेंड कर देते हैं। बेंड करने के बाद हमने देखा कि ये एक आर्क की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। O यहाँ पे इस कर्वेचर का ओरिजिन हो गया, R इस कर्वेचर की रेडियस हो गई। अब बेंडिंग के बाद क्या हुआ, जब ये R रेडियस हो गई इस कर्वेचर की तो ये जो PQ पॉइंट थे जो कि इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे d थीटा का एंगल बना रहे थे, इन PQ पॉइंट्स के बीच की लेंथ चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सिस पे लाई करते हैं। बट इसकी जो अपर लेयर है जिसको हम पहले मान रहे थे कि PQ लेंथ के इक्वल है, इन 2 पॉइंट्स को भी हम कह रहे हैं P प्राइम Q प्राइम,
यहाँ पे पी प्राइम क्यू प्राइम की लेंथ डिफरेंट हो जाएगी पी क्यू से। क्यों? क्योंकि पी प्राइम क्यू प्राइम लेयर मेरी न्यूट्रल एक्सिस से अपर साइड लाई कर रही है और अपर साइड लाई कर रही है तो उसमें एक्सटेंशन होगी। अब वो कितनी एक्सटेंशन होती है उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। हमने ये और मान लिया कि जो ये अपर साइड हम लेयर मान के चल रहे हैं वो न्यूट्रल एक्सिस से जेड डिस्टेंस पे है, तो उसकी जो डिस्टेंस यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस से है उसको हम जेड मान के चल रहे हैं। क्योंकि ये स्ट्रेचिंग है, ये हमने पहले ही डिस्कस किया है कि न्यूट्रल एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे हैं उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेचिंग डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे हम लेके चलें इस पी क्यू आर्क की लेंथ, तो पी क्यू आर्क जो हमारा है उस पी क्यू आर्क की लेंथ हमारी कितनी आएगी? ये डी थीटा एंगल हमारा काफ़ी स्मॉल है, सो पी क्यू लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी? आर जो रेडियस है इस कर्वेचर की मल्टीप्लाई विद दिस एंगल डी थीटा। सो पी क्यू इज आर डी थीटा एंड जो पी प्राइम क्यू प्राइम आया उसकी लेंथ कितनी होगी? जो कि बेंडिंग से पहले पी क्यू के इक्वल थी, अब बेंडिंग के बाद पी प्राइम क्यू प्राइम की लेंथ कितनी हो जाएगी? रेडियस, अब रेडियस कितनी होगी पी प्राइम क्यू प्राइम के लिए? दिस आर प्लस जेड, क्योंकि जेड डिस्टेंस पे है ये यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस से, तो टोटल ये रेडियस कितनी होगी? आर प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय डी थीटा। ये लेंथ हो गई है पी प्राइम क्यू प्राइम की। टोटल जो पी प्राइम क्यू प्राइम में अब स्ट्रेचिंग हुई उसको कैसे निकालेंगे? बेंडिंग से पहले दोनों लेंथ इक्वल थी, बेंडिंग के बाद पी प्राइम क्यू प्राइम की लेंथ अलग है, पी क्यू की लेंथ अलग है। सो पी प्राइम क्यू प्राइम में से अगर हम पी क्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टोटल कितनी स्ट्रेचिंग हमें इस पर्टिकुलर फिलामेंट में मिली, यहाँ पे पी प्राइम क्यू प्राइम की लेंथ में कितनी स्ट्रेचिंग हमें मिली बेंडिंग के बाद, वो हम निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि इसी लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ वो क्या होगा? आर प्लस जेड डी थीटा माइनस आर डी थीटा, और ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जेड डी थीटा। अब देखो ये पी प्राइम क्यू प्राइम, इसमें जो स्ट्रेचिंग है, चेंज इन लेंथ है, दैट इज जेड डी थीटा, एंड इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी जो कि बेंडिंग से पहले थी वो क्या थी? वो पी क्यू के बराबर थी, तो वो लेंथ क्या थी? आर डी थीटा। तो यहाँ पे हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं। सो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इस पी प्राइम क्यू प्राइम में कितना हो जाएगा आफ्टर बेंडिंग? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो कि हो गया हमारे पास जेड डी थीटा अपॉन आर डी थीटा। सो जेड बाई आर हमारे पास यहाँ पे आ गया लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। एक पर्टिकुलर फिलामेंट के लिए हमने लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल लिया और उस लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन को हम देख सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड के। मीन्स जो यहाँ पे डिस्टेंस है इस न्यूट्रल एक्सिस से इस पर्टिकुलर फिलामेंट का, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका स्ट्रेन, कि कितनी डिफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप न्यूट्रल एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे? इस बीम का एक पोर्शन कंसीडर करेंगे। वो पोर्शन कैसे? कि ये आपकी बीम है, इस बीम में हमने यहाँ से बीच से एक सेक्शन कट कर लिया। अब वो सेक्शन जो हमने कट किया है वो सेक्शन हमारा इस लेंथ के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने एक सेक्शन इस बीम में से कट कर लिया। जो सेक्शन है उसको हम नाम लेके चल रहे हैं ई एफ जी एच, ये पार्ट हमने कट कर लिया। अब जो पार्ट हमने यहाँ पे बीच में कट किया था उसमें अगेन M1 M2 हम कह रहे हैं कि हमारी जो न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस जो इस बीम से पास हो रही है उस न्यूट्रल एक्सिस के अलोंग हमारी M1 M2 एक्सिस है। एंड जो फिलामेंट हमने यहाँ पे लिया था उस फिलामेंट को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी। जो ए बी फिलामेंट हमारा है न्यूट्रल एक्सिस के अबोव इस पर्टिकुलर सेक्शन में, उस ए बी फिलामेंट की थिकनेस हमने कंसीडर कर ली डी जेड, एंड इस फिलामेंट का डिस्टेंस यहाँ से इस न्यूट्रल एक्सिस से हमारे पास है स्मॉल जेड, जो कि हम यहाँ पे पहले भी कंसीडर कर चुके हैं, ठीक है। अब ये फिलामेंट जो हमने यहाँ से कट किया था, इस फिलामेंट में हमारी डी डेप्थ हम लेके चल रहे हैं और बी इस फिलामेंट की ब्रेथ लेके चल रहे हैं। इतनी चौड़ाई का फिलामेंट हमने इस पर्टिकुलर बीम में से यहाँ से कट कर लिया है। तो अब इस सेक्शन के लिए अगर हम स्टडी करें तो देखो हमारे पास जो यंग्स मॉडुलस है उसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एंड स्ट्रेस को हम निकाल सकते हैं स्ट्रेन की फॉर्म में, स्ट्रेस इक्वल्स टू वाई इंटू स्ट्रेन। अब स्ट्रेन हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट, जो कि हम ए बी एलिमेंट लेके चल रहे हैं, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हमारे पास स्ट्रेन आ गया था जेड बाई आर। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट हमारा इस एक्सिस से जेड डिस्टेंस पे है, जिसको हम ऑलरेडी
कंसीडर करके स्ट्रेन कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे इस एलिमेंट का हमारे पास स्ट्रेन है Z/R, सो स्ट्रेस क्या हो जाएगा Y मल्टीप्लाई बाय Z/R। तो ये हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया है। अब देखो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि फोर्स इस सेक्शन पे कितना लगा हुआ है, क्योंकि पहले हमें फोर्स पता होगा तभी हम बेंडिंग मोमेंट निकाल पाएंगे। तो जो ये पर्टिकुलर सेक्शन हमने लिया, इस सेक्शन के ऊपर कितना फोर्स लगा हुआ है, अगर वो हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें एरिया पता होना चाहिए इस एलिमेंट का। अब जो AB एलिमेंट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, जो कि इस न्यूट्रल एक्सिस से Z डिस्टेंस पे है, उसकी थिकनेस हम लेके चल रहे हैं DZ, और यहाँ पे लेंथ कितनी हो गई इसकी B। सो B लेंथ एंड DZ थिकनेस, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा B इंटू DZ। तो इसका मतलब हमारे पास इस एलिमेंट का एरिया है, हमें फोर्स निकालना है, तो उसको हम स्ट्रेस के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो यहाँ से हम कह सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया। इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हमने फोर्स निकाल लिया कि यहाँ पे इस एलिमेंट पे कितना फोर्स लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस एलिमेंट की लेंथ में हमने यहाँ पे चेंज देखा है। तो सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए टोटल जितना फोर्स चाहिए वो फोर्स निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे फोर्स आ गया स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला हम पहले ही निकाल चुके थे, दैट इज YZ/R। सो स्ट्रेस की जगह हम पुट कर देते हैं YZ/R इंटू एरिया BDZ। तो यहाँ से हमारे पास आ गया YBZ/R इंटू DZ। ये क्या हो गया, फोर्स इस एलिमेंट पे जो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं DZ थिकनेस का। अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं हम, लाइन हमारी M1 M2 के अलोंग जो न्यूट्रल एक्सिस के थ्रू पास हो रही है, उस लाइन के अलोंग हम मोमेंट निकाल रहे हैं। तो मोमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस एलिमेंट पे फोर्स लगा हुआ है और इस एलिमेंट का न्यूट्रल एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बन रहा है, Z। सो मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ से आ जाएगा F मल्टीप्लाई विद Z। तो F को जब Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास F का फॉर्मूला है YBZ/R इंटू DZ। सो YBZ/R इंटू DZ, इसको फिर से Z से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मोमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आ गया YBZ² इंटू DZ। तो ये हमें पता लग गया कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे हमारे पास इतना फोर्स लगा हुआ था, एंड इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम बेंडिंग मोमेंट भी कहते हैं, वो हमारे पास इतना आ गया है। अब एक एलिमेंट के लिए हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ गया है। अब जो बाकी सारे एलिमेंट्स इस सेक्शन में लाई करते हैं, उनके लिए अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी एलिमेंट्स के बेंडिंग मोमेंट को हम यहाँ पे सम कर देंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट पे हमारे पास डिफरेंट फोर्स लगा होगा, क्योंकि इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग ही इन एलिमेंट्स में स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हर एलिमेंट पे जो फोर्स लगे हुए हैं उनके करस्पॉन्डिंग हम सभी एलिमेंट्स पे जो बेंडिंग मोमेंट है उसको निकाल लेंगे। सो द मोमेंट ऑफ ऑल सच फोर्सेस ऑन ऑल एलिमेंट्स ऑफ होल क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो हमने यहाँ पे EFGH ये कंप्लीट क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर किया है, इस कंप्लीट क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको कि हम बेंडिंग मोमेंट भी कह सकते हैं, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा समेशन ऑफ दिस बेंडिंग मोमेंट। इसको कंप्लीट इस एरिया पे हम समेशन कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ गया, इस वैल्यू का हमने किया समेशन। सो Y/R समेशन BDZ इंटू Z²। ये BDZ क्या है, दिस इज एरिया, एंड Z क्या है, डिस्टेंस इस पर्टिकुलर एलिमेंट का आपके जो न्यूट्रल एक्सिस है उससे। तो यहाँ से हमारे पास जो टोटल बेंडिंग मोमेंट है वो बेंडिंग मोमेंट आ गया है। अब देखो हम इस G बेंडिंग मोमेंट को लिख सकते हैं Y/R इंटू IG, और यहाँ पे जो IG है उसको क्या लेके चल रहे हैं, IG आपका है, इस वैल्यू को हमने IG पुट किया है समेशन BDZ इंटू Z², और इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर यहाँ पे हम इसको कंपेयर करना चाहें, जो रोटेशनल मोशन में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उससे अगर हम कंपेयर करना चाहें, तो रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना आता है, I इक्वल्स टू समेशन MR²। तो जो रोटेशनल मोमेंट होते हैं हमारे, उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है समेशन MR², एंड जो ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, दैट इज समेशन ऑफ BDZ इंटू Z²।
अब यहाँ पे जो बी डी जेड इंटू जेड स्क्वायर ये वाली टर्म है, इसमें क्या है, एक तो फैक्टर हमारा एरिया का है एंड एक ये जेड स्क्वायर टर्म है, इसको हम लिख देते हैं ए के स्क्वायर। अब ए क्या हो गया, ए इज टोटल एरिया, क्योंकि बी डी जेड हमारा इस एक सिंगल एलिमेंट का एरिया है, तो ए क्या हो जाएगा, होल एरिया ऑफ द बार, जो भी हम यहाँ पे बार या क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर रहे हैं उसका कंप्लीट एरिया है, उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंड यहाँ पे हमने के स्क्वायर किया, तो के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट m1 एंड m2। अब इन वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे यहाँ पे IG की जगह पे, क्योंकि हमने इस IG को माना है ना ए के स्क्वायर, बी डी जेड इंटू जेड स्क्वायर को ए के स्क्वायर लिख रहे हैं, तो आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या आ जाएगा, अब आपका ए के स्क्वायर की फॉर्म में G इक्वल्स टू वाई बाई आर इंटू ए के स्क्वायर। तो ये आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट इन द फॉर्म ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दिस के रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हमारी बीम का जो भी क्रॉस सेक्शन होगा, चाहे वो सर्कुलर है चाहे वो रेक्टेंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू होगी एंड उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो इन दोनों की हेल्प से हम बेंडिंग मोमेंट उस बीम का निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम कहें कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर यहाँ पे बन रहा है, जितना हम इस बीम को बेंड कर रहे हैं, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है उसकी वैल्यू अगर 1 हो जाए तो उस केस में जो बेंडिंग मोमेंट है उसको लिख सकते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। और ये जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है इसको डिफाइन कर सकते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज बेंडिंग मोमेंट रिक्वायर्ड टू बेंड ए बीम इनटू एन आर्क ऑफ यूनिट रेडियस, कि आपकी एक आर्क को यूनिट रेडियस की फॉर्म में बेंड करने के लिए, कि इस आर्क को हम बेंड करें इस टाइप से कि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की रेडियस यूनिटी बन जाए, तो इतनी बेंडिंग करने के लिए कितने बेंडिंग मोमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम फ्लेक्सुरल रिजिडिटी भी कहते हैं। अब जो ये आपके पास बेंडिंग मोमेंट आया, इस बेंडिंग मोमेंट में मैंने कहा कि आपकी जो रोड है, जो आपके पास बीम है यहाँ पे, उसका सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है एंड रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है। तो इन दोनों केसेस को हम जब यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों केसेस के लिए। फर्स्ट केस हमने यहाँ पे लिया कि बेंडिंग मोमेंट हमें निकालना है फॉर ए रेक्टेंगुलर रोड। अब ये रोड आपकी अगर रेक्टेंगुलर है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर फॉर्म का होगा, तो इसकी कुछ ब्रेथ होगी कुछ डेप्थ होगी। मैंने यहाँ पे मान लिया B ब्रेथ है D डेप्थ है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, B इंटू डी। एंड रेक्टेंगुलर रोड है उसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन हमारे पास होती है d स्क्वायर बाय 12। तो इस के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो बेंडिंग मोमेंट हमारा रेक्टेंगुलर रोड के लिए हो जाएगा वाई बी डी क्यूब बाय 12r। B ब्रेथ है उस रोड की एंड D डेप्थ है, R जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसमें हम बेंड करना चाह रहे हैं उस रोड को, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब अगर हमारी ये रोड है, इसका सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता तो उस केस में हमारे पास रेडियस फैक्टर होता एंड हम एरिया निकाल पाते पाई आर स्क्वायर फॉर्मूले से। सो जब सर्कुलर रोड होगी तो उस केस में एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ गायरेशन के स्क्वायर की वैल्यू होगी वहाँ पे आर स्क्वायर बाई 4। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पे अगेन पुट करें तो बेंडिंग मोमेंट फॉर ए सर्कुलर रोड, सो बेंडिंग मोमेंट फॉर ए सर्कुलर रोड हमारे पास आएगा G इक्वल्स टू वाई पाई आर की पावर 4 अपॉन 4r। तो इस टाइप से हम एक बीम है उस बीम को बेंड करते हैं, तो बेंड करते टाइम क्या क्या फैक्टर्स कैसे कैसे चेंज होते हैं, कैसे हमारे एलिमेंट्स में स्ट्रेचिंग आती है या कंप्रेशन आता है, या फिर हम जब बीम को फाइनली बेंड कर देते हैं किसी पर्टिकुलर आर रेडियस ऑफ कर्वेचर की फॉर्म में, तो उस टाइम जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो बेंडिंग मोमेंट हमारा कितना होता है, और जो बेंडिंग मोमेंट है उसको अलग अलग क्रॉस सेक्शनल रोड हमारे पास हैं, रेक्टेंगुलर रोड या सर्कुलर रोड, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।